वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 27 जुलाई। और अगर आपको इस पूरे आर्टिकल की पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडिया की फुटबॉल टीम की रैंकिंग, फिर है कैनाबीस का मेडिसिन प्रोजेक्ट, फिर है भारत में टीकाकरण, इस्पात क्षेत्र का सहयोग, भारत में कृषि यंत्रीकरण, 14th नंबर की जो यहाँ पर एक बैठक चल रही है। तो सबसे पहला हमारा इंडिया की जो फुटबॉल टीम है, इंडिया की फुटबॉल टीम जो है पहली बार 100 की फीफा रैंकिंग में पहुंची है 2018 के बाद। ठीक है, 99th नंबर पे पहुंची है। और इंडिया ने इस महीने बैंगलोर में जो है लेबनान और कुवैत जैसी मजबूत टीमों को सेमीफाइनल और फाइनल में पेनल्टी शूट आउट करके हरा दिया और इससे तरीके से जो है पोजीशन को आगे गेन किया है। लेबनान भी आगे बढ़ा है और हमेशा से इंडिया की बेस्ट फीफा रैंकिंग 94th रही थी 1996 में। ऐसे करते करते बढ़ी और हमेशा से हम 100 या फिर 100 से पीछे ही रहे। अभी हम लोग 100 बिलो 100 वाली लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें टॉप यहाँ पे आप जानते हैं अर्जेंटीना है, फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और बेल्जियम यहाँ पे टॉप में है। और एशिया की अगर पूरी बात करें तो उसमें जापान ने लीड किया है। इंडिया की नेशनल टीम हिस्ट्री में फुटबॉलर प्लेयर सुनील छेत्री, आई होप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं, जस्ट बिहाइंड अर्जेंटीना लियोन मेसी के जस्ट बिहाइंड। तो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो यहाँ पर ये मैचेस करवाती है, ये साउथ एशिया के फुटबॉल फेडरेशन में 1997 में बनी थी, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है, जिसके हेडक्वार्टर्स अभी ढाका बांग्लादेश में है। और इसमें आगे चल के भूटान भी जुड़ गया, नेपाल भी जुड़ गया, अफगानिस्तान भी जुड़ गया। तो इस तरीके से आपको ये पोजीशन याद रखनी है कि इंडिया की फीफा में अभी रैंकिंग जो है वो 99th नंबर पे पहुंच गई है। छोटा सा आर्टिकल था। अगला है भाई कैनाबीस का मेडिसिन परियोजना। भारत का जम्मू जो है वो पहला इस तरीके का एक परियोजना तैयार कर रहा है। और यहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं जो न्यूरोपैथी, कैंसर, एपिलेप्सी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान निकाला गया है पीपीपी के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। यहाँ पर आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर न्यूरोपैथी, डायबिटिक पेन्स, इन सबको यहाँ पे कैनाबीस मेडिसिन प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया। ये प्रोजेक्ट जो है वो जितने भी तरीके की जो ऐसे डिजीजेस होंगे, जो लोग इनसे सफर कर रहे हैं, उनको यहाँ पर स्टॉप करने के लिए जो है ये पूरा एक यहाँ पे स्टार्ट किया गया कैनाबीस, जिसमें हम मैरिजुआना, वीड, पॉट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कामिंग इफेक्ट्स के लिए जाना जाता है, जिसमें 120 से ज्यादा ऐसे सोर्सेज होते हैं। और इसमें हमारी बहुत सारी बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर, एपिलेप्सी, कैंसर, तो ये सारे जो डिजीजेस हैं उनके इलाज के लिए है मेडिकल कैनाबीस। बहुत आसानी से अब जो है उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। पेन है, मान लो किसी को जैसे मितली की बीमारी हो जाती है, इस प्रकार की सारी चीजों को साफ और इसको सहयोग करने में ये बहुत उपयोगी हो सकता है। और 2017 में उत्तराखंड ने इसकी खेती को लीगल कर दिया था और कुछ जगह पे इसको अलाउ कर दिया गया है, बहुत कम नियंत्रित तरीके से। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में इसको काफी हद तक जो है वो अलाउ कर दिया गया है। जो आयुष की मिनिस्ट्री है उन्होंने भी यहाँ पर कैनाबीस के ऊपर काफी सारी चीजें तैयार की हैं। इसके लिए अलग से एक जो है भारत में लॉ भी चल रहा है, जिसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो ये कहता है कि भाई जो आपको कैनाबीस का जो प्लांट है, जो मतलब मैरिजुआना और ये ड्रग्स जो है, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, इनको आप ग्रो और किस प्रकार से कर सकते हो, स्टेट ही स्टेट में इसका क्या यूज रहेगा, इसकी सेल कैसे करोगे, इसको उत्पादन, भंडारण, विक्रय, क्रय, परिवहन, आयात, निर्यात, ये सब चीजें जो है वो इसी के अंदर पूरी बता दी गई है। कम मात्रा में कैसे इस्तेमाल करोगे,
और अगर मान लीजिए आपने इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है या ज्यादा कुछ कर लिया है, 6 महीने तक की सजा है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना है, या दोनों हो सकते हैं। तो गलत तरीके से अगर किया है तो उसके अलग प्रावधान है, और इसको लीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। 18 साल से कम के जो लोग हैं उसको वो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हर स्टेट के अपने अपने इसमें बना रखे, जैसे मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड ने लीगलाइज कर दिया, यूपी, मणिपुर, मध्य प्रदेश, हिमाचल, इन सब ने भी इसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी बनानी स्टार्ट कर दी है। इसके जितने फायदे हैं, अगर डिजीज अल्जाइमर और कैंसर जैसी चीजों को ठीक करने में, इसके उतने ही नुकसान भी है, वो भी आप सभी लोग जानते हैं, नुकसान भी इसके कम नहीं है कुछ, है ना। चलिए, अगला टॉपिक है इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। भारत में जो टीकाकरण हो रहा है, जो कि अभी ये संयुक्त राष्ट्र जो है, यूएन, उन्होंने एक अपना आंकड़ा तैयार किया। उन्होंने बोला महामारी के बाद टीकाकरण में काफी तेजी बढ़ने लगी है। पहले के टाइम पीरियड में इम्यूनाइजेशन और ये सब चीजों को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी अब हो गई है। चाहे अब यहाँ पर हमारी जो 3 डोज की वैक्सीन होती है, DP3, DTP3, जो कि डिप्थीरिया, टेटनस और परचूसिस जो होता है, ये बीमारी DPT3 जो हम लगाते हैं बचपन में, इसके अंदर भी काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आने लग गई है। पहले के टाइम पीरियड में, जो 2019 से पहले जितने बच्चे इसको या माँ बाप इसको लेकर अवेयर थे और इसको यहाँ पर टाइम पे लगवाया करते थे, और जितने आज अवेयर हैं, जितने लगवाया करते हैं, ये बहुत ही डिफरेंस आ चुका है। तो ये वही इसमें बात बताई जा रही है। तो पहले से ज्यादा ये नंबर बढ़ गया। ठीक है, समझ गए बात को। DTP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और इंडिया में भी इसके ऊपर जो है 1.6 मिलियन ऐसे लोग थे जो इस पे वैक्सीनेशन को नहीं करा करते थे। अब जो है इस पे काफी इंप्रूवमेंट आई है। जो ये DPT3 की जो वैक्सीन है, जो यहाँ पर हमारे 3 इन्फेक्शंस को लड़ती है, डिप्थीरिया, परच्यूसिस एंड टेटनस, इसको हमें बचाती है। और ये वैक्सीन जो है यहाँ पर 3 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर पूरी प्रोवाइड की जाती है। इंडिया ने 2022 में 93% यहाँ पर जो है वो कवरेज कर ली बच्चों की। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है ये वाला, अनडाउटेडली। इंडिया में ये प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, टीकेकरण का जो है वो बहुत सारे स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला 1978 में शुरू हुआ था, उसी का नाम बदल के फिर आगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया, मतलब कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रख दिया गया। और फिर यहाँ पर फ्री वैक्सीन देनी शुरू हो गई, लाइफ सेविंग वैक्सीन देने शुरू हो गए, नॉट ओनली DPT के लिए, बहुत सारी और चीजों के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस B, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, सबने नाम सुने ना, रोटा वायरस, सबने इसके इंजेक्शन लगवाए भी हुए हैं बचपन से ही। तो ये सब इंजेक्शन भी बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल होने लग गए। ठीक है, तो फिर लोगों में एक तरीके से इसको लेकर के काफी हद तक अवेयरनेस भी बढ़ी। ऐसे जो ये इंजेक्शंस वगैरह हैं, काफी सारे अवेयर होने लग गए। तो वही बस पॉइंट है इसके अंदर समझाने का, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है, मिशन इंद्रधनुष के बारे में। तो एक मिशन है, नाम है उसका मिशन इंद्रधनुष, जो कि यहाँ पर जिन प्रेग्नेंट महिलाओं को यहाँ पे वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं मिलती है, जिन बच्चों को नहीं मिलती है, वो इसके लिए शुरू किया था। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मिशन इंद्रधनुष किससे जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, या तो अगर ऑप्शन में प्रेग्नेंट वुमेन का नाम दिया तो आप वो याद कर लीजिएगा, वो आंसर है। वो नहीं दिया हुआ है तो चिल्ड्रन वाला याद कर लीजिएगा, वो आंसर होगा। तो यहाँ पर ये 554 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा बहुत अच्छा मिशन और बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ ये मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं फुल इम्यूनाइजेशन आज के टाइम पे 3.86 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाई जा चुकी है, और काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। क्लियर हुआ भाई सबको यहाँ तक। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर। वो ये कहता है कि जो हमारा स्टील का सेक्टर है उसमें क्या है, और उसमें कार्बन को हम कैसे कम कर सकते हैं स्टील के सेक्टर में। डीकार्बनाइजेशन का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है डीकार्बनाइजेशन, डी का मतलब होता है हटा दो। हटा दो किसको? कार्बन को। तो जब भी हम यहाँ पर स्टील का यहाँ पर उत्पाद करते हैं तो हमारे इतना वेस्ट निकलता है, उसे हम कहते हैं स्लैग। अब तो ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम लोग इस स्टील की हेल्प से स्लैग को जो होगा, स्लैग का मतलब जो ये स्टील से वेस्ट निकलता है, इससे हम रोड्स भी बनाने वाले हैं। इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इससे हम रोड की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये भी एक नया अच्छा पॉइंट आया है। ठीक है, लेट्स सी इसमें क्या इंप्रूवमेंट आती है और कैसे होगा। तो अभी इंडिया और जापान ने जो है यहाँ पर अपने टाइज इंप्रूव करते करते ये बोला है कि हम स्टील सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट करेंगे और कार्बन के जो इश्यूज हैं उसको बहुत रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो इंडिया जापान का है ये वाला, जिसमें दोनों कंट्री यहाँ पर जो है
अपनी कमिटमेंट दे रही है इंडिया जापान कि हम लोग जो हमारी जितना भी हमारे पास पैसा है और जितनी भी हमारी यहाँ पर पोटेंशियल है उसको हम स्टील के सेक्टर में ग्रोथ में लगाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे और जो भी एक्सपोर्ट एडवाइस होंगी वो लेंगे ताकि हम इंडिया के स्टील में बहुत सेफ्टी रख सके, हर चीज के बारे में जानकारी रख सके, नई नई प्रैक्टिसेस को ला सके, जापान की टेक्नोलॉजी इंडिया सीखे और इंडिया की टेक्नोलॉजी जापान सीखे। तो कोऑपरेटिव एफर्ट्स करेंगे, दोनों मिलकर के एफर्ट करेंगे और सबसे बड़ी बात इन एफर्ट्स में कार्बन एमिशन को कम करने की बहुत जरूरत है। वही बात है इसके अंदर, नेट जीरो गोल्स आपको पता ही है, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है वो नेट जीरो गोल्स की तरफ जा रहा है, कोशिश कर रहा है, फ्यूचर कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें एक ये पॉइंट जो है वो स्टील के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है। स्टील भी सेम तरीके से ही एग्जिस्ट कर रहा है कि स्टील में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टील स्लैग से रोड्स का बनाएंगे। गुजरात के सूरत में ऑलरेडी बनाया जा चुका है, ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं, ऑलरेडी वहां पर है, अब इसमें और इम्प्रूवमेंट की जाएगी। तो फ्यूचर कोऑपरेशन भी कुछ इसी प्रकार सा है कि हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है, नई नई उसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए चलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो पूरा एक आर्टिकल है इसको याद रखिएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, किसके साथ कोऑपरेशन है ये पूछा जा सकता है, तो हमने जापान के साथ किया है, दैट इज इनफ। आप उतना भी इसमें समझ लो और याद कर लो कि हमने जापान के साथ किया, उतना भी इनफ है इसके अंदर। ठीक है, इतना याद कर लोगे बहुत है। अगला ऐसे ही आता है कि भाई हम लोगों ने इंडिया में फार्म को कैसे मैकेनाइज्ड किया है। मैकेनाइज्ड का मतलब होता है कि हमने उसके अंदर जो है मशीनीकरण को कैसे किया। तो अभी पार्लियामेंट्री यहाँ पर जो कमेटी है उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर एग्रीकल्चर का बढ़ावा देना है हमें, एग्रीकल्चर में अगर उत्पादकता को बढ़ावा देना है तो उसमें अनुसंधान करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि फंड्स जो है ना फार्म मैकेनाइजेशन में बहुत कम है। तो फार्म मैकेनाइजेशन में फंड को बढ़ाने की जरूरत है। अभी आप जानते हैं कि पूरे एग्रीकल्चर का भारत में योगदान 47% है, और बाकी कंट्रीज का जैसे कि चाइना, ब्राजील, इनका भी काफी अच्छा योगदान है। तो अपने को यहाँ पर अगर देश में या पूरे वर्ल्ड में अलग दिखना है इन सब चीजों में, तो हमको यहाँ पर कोऑपरेशन करना होगा। और हमारी सीड्स हो, चाहे उर्वरक हो, फर्टिलाइजर्स हो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो, किसी भी प्रकार की चीजें हो, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें नई नई चीजों को इंक्लूड कराना है, मतलब मशीन्स को इंक्लूड कराना है। ठीक है, तो मशीन जो अभी तक जो नॉलेज नहीं पहुंची है वो पहुंचाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने इसके लिए काफी एफर्ट्स किए हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एफर्ट्स नहीं किए हैं। बहुत सारी स्वामित्व स्कीम लगाई हैं और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्कीम है। जैसे कि एक एग्जांपल ही दे दूं मैं आपको, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 2014-15 में आया था, जिसमें जो है ये मशीन के सेक्टर को इम्प्रूव करना, वहां पे जो फार्मर्स हैं उनको जानकारी ये प्रोवाइड करना कि वो किस प्रकार से उस पूरे मशीन को यूज कर सकते हैं। उसके लिए उनके लिए किसान हेल्पलाइन सेंटर्स को ओपन करना, किसान हेल्पलाइन जो फोन नंबर्स होते हैं उसको ओपन करना, ये सब चीजें ऑलरेडी की जा चुकी है। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, हमारी जो भी इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करेगा। एक तरीके से पूरा यहाँ पर मैकेनाइज्ड तरीके से जो सिस्टम चलेगा उसकी बात ही अलग होती है। तो वो बोला मशीन वर्क बहुत अच्छे से किया जाएगा, यही सब बातें लिखी हुई हैं। अगर ये होता है तो हमारे यहाँ पे जो लैंड, वाटर रिसोर्सेज, मैन पावर, सबका यूज बहुत अच्छे से होने लग जाएगा, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, और हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पूरी कोशिश है सतत विकास की, वो हम यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी, सब सही रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है इनकम जनरेट भी होगी। तो जो हमारा बहुत सालों का सपना है कि हम लोग यहाँ पर अपनी जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डेवलप करने वाले हैं, वो डेवलप करने का सपना बहुत दूर नहीं रह जाएगा, कभी ना कभी जाके वो फुलफिल हो सकता है। मतलब हुआ नहीं है अभी तक तो, पर होने के चांसेस है। तो वही बात है इसमें। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा समझने वाली चीजें थी, नुकसान इसमें बहुत कम है, पर हाँ ये है कि भाई अब मशीन थोड़ा ज्यादा काम करेगी तो लोग जो है वो काम कम कर देंगे ना, थोड़ा ऐसा होता है ना। और मशीनों से स्मोक भी निकल के आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा, CO2 एमिशंस होंगे, बात तो वहीं आके हो जाएगी। और हर फार्मर जो है ये मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, हर फार्मर इतना जो है रिच नहीं है, या वो इतना इतने ज्यादा नहीं है मनी अमाउंट कि वो हर एक चीज को यहाँ पे अफोर्ड कर सके। तो भाई है कि अगर वो ले भी लेते हैं तो उसको कम नॉलेज होगी और वो सही से मशीन ऑपरेट नहीं हो पाएगी, तो ये प्रॉब्लम है। सरकार या तो क्या कर सकती है कि इन सब चीजों पे क्या करे, लोगों को इसके बारे में पहले तो बताए, दूसरा बताने के साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताए। और इन्हीं के साथ साथ सरकार क्या और कर सकती है, इन्हीं के साथ साथ सरकार जो है
वो सब्सिडी दे सकती है। अभी सब्सिडी उतनी ज्यादा मतलब मिलती है, मैं ये नहीं कहूंगी, उर्वरकों पे तो बहुत मिल रही है, ठीक है, उर्वरकों पे तो अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है, तो सब्सिडी थोड़ी सी और ज्यादा यहाँ पे मिलने की जरूरत है। समझे भाई बात को? तो इस तरीके से ये आपको एक जो है पूरा इंपॉर्टेंट याद रखना है। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये इजी हैं, आपसे हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पे थोड़ा सा प्रेशर दे कि हमको पैसा दो भाई काम करने के लिए। अगर आप पैसा ही नहीं दोगे अपने को काम करने के लिए, तो हम लोग कैसे इसके ऊपर जो है चीजों को सुधार सकते हैं, इसमें हम क्या क्या चीजें हैपन आउट कर सकते हैं। तो अपने को तो पैसा दो भाई इसके अंदर अच्छा खासा। तो यही चीज है इसके अंदर, थोड़े से इसको और इम्प्रूवमेंट करने की इस चीज के ऊपर रिक्वायरमेंट है। तो ये देख लो आप, अगर आपसे कभी भी ऐसा GS 3 के पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि फार्म मैकेनाइजेशन होती है तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, ये पूरे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। बड़ा फायदा होगा आप लोगों को इस पूरे को नोट करने का, ठीक है। तो इसको भी जरा लिख लो पूरा अच्छे से। आपको ये पूरा आना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स याद होंगे, बड़ा आसानी से ना आंसर लिखना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। लास्ट भाई अभी मीटिंग हुई है गोवा के अंदर क्लीन एनर्जी के ऊपर, आप लोग जानते हैं G20 की मीटिंग चली रही है, उसके साइडलाइंस में यहाँ पर एक और मीटिंग कंडक्ट कराई गई है जिसमें क्लीन एनर्जी के ऊपर बात की जा रही है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ये भी याद रख लेना, आ सकता है इस पे भी क्वेश्चन। और इसमें क्या बात है भाई कि अब जो है इंडिया तो आपको पता ही है कि यहाँ पर इनिशिएट कर रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि लोअर कार्बन एमिशंस को जो है ट्रांसपोर्टेशन से आता है, मैरीटाइम सेक्टर से आता है, तो वो हम कैसे जो है यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम वो किस प्रकार से चीजों को ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इस पूरे में लेकर के आई गई हैं। तो बस वही चीज है इसके अंदर जो आपको दिमाग में रखना है, आपको जो पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है भाई। इसको आप लोग एक बार इसको लिख लेना, ठीक है, आ सकता है इस पे भी पता होना चाहिए मीटिंग्स के वगैरह के बारे में। खैर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुई है, ज्यादा से ज्यादा इस पे ये सवाल आता है। तो ये इनोवेशन मीटिंग जो है 2015 से शुरू हो रखी है, 23 कंट्री इंडिया हमेशा जाता है यहाँ पर। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है, पढ़ो। स्वच्छ हाइड्रोजन आपको पता है, साफ हाइड्रोजन इंडिया कोशिश कर रहा है। हरित संचालित भविष्य, शून्य उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन, शहरी परिवर्तन, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स इसमें स्टार्ट किए गए, ठीक है। आज के ज्यादा आर्टिकल नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत छोटे छोटे और सिंपल से आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा भाई। बाकी हमारे आज के ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज का, इसे NCPCR कहते हैं, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। 2005 में चाइल्ड राइट्स की बनाई गई थी, जो कि हमारी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करती है मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि पूरा चाइल्ड राइट्स को देखती है। इवन इसके अंदर जो हमारा आर्टिकल नंबर 21A है ना, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर, वो भी इसके ऊपर ये अधिकार रखते हैं पूरा चेक करने का, वो भी इन्हीं का इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। याद हो जाएगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर ठीक लिखी हुई है सारी की सारी, NCPCR। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, नेशनल डेंटल कमीशन बिल जो आ रहा है 2023 का, ये पुराने इस बिल को रिप्लेस करके, और जो अलग से अभी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया चल रही थी, उस डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ये रिप्लेस करके नेशनल डेंटल कमीशन को लेकर के आने वाला है। तो यहाँ पर डेंटल कमीशन ये बिल जो है, याद रखिएगा, ये एक नया बिल आ रहा है जिसमें नई नई चीजें होंगी। क्या आप यहाँ पे डेंटल क्वालिटी रखोगे, ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया इसलिए ये था। तो अभी इस बिल के बारे में यही पता चला है कि ये जो है वो रिप्लेस कर रहा है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, ये लेकर के आए हैं यहाँ पर, ये हाई जो है प्रोफेशन की चीजें और वो सारी चीजें लेकर के आएगा, जिसमें ये बोल रहा है कि भाई 50% जो सीट्स होंगी वो प्राइवेट कॉलेजेस में, 50% सीट डेंटल्स के लिए भी रखी जाएगी। और इस तरीके से पूरा एक क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर एक डेंटल नेशनल कमीशन जो है वो बनाई जाएगी और पुराने डेंटिस्ट एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा। तो ये काफी एक अच्छा बिल यहाँ पर भी लेकर के आया जा रहा है, ठीक है।
तो एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक नई चीज यहाँ पे लाई गई है। अब इसे पास होता है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आती है वो हमें अभी यहाँ पर जो है वो पता चलेगा। ठीक है भाई, ये सब आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है और इनको आप लोग यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सारी चीजें। और ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स। कंप्लीट करा, ज्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं थे, स्मॉल स्मॉल थे, शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, इनको कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।